आपका ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है। तो इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द प्रोडक्ट x माइनस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ इज प्राइम एंड दिस बिलोंग्स टू द सेट x1 x2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, इधर ओपन है, फिर यूनियन x3 x4, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, then you have to find the value of x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square। जरा लगाएं दिमाग थोड़ा सा। अच्छा जी, देखिए जरा इसमें और इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि x माइनस 2 कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस हाफ कैसा रहा होगा, r प्लस 1 टाइप की कोई चीज रही होगी, होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो यानी कि ये जो चीज है ये ऐसे लिखी हुई है, किसी रियल का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके बाद उससे नेक्स्ट रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और ये है प्राइम, ये आपको दे रखा है। अच्छा, अब किसी रियल नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक इंटीजर निकल के आएगा, और यहां से अगर हम लेंगे तो एक इंटीजर प्लस उससे अगले वाला इंटीजर निकल के आ जाएगा, और ये दोनों प्राइम है भाई। अब ऐसा किस केस में हो सकता है कि ये दोनों प्राइम है, जरा सोचो थोड़ा सा 2 मिनट, कि दो इंटीजर्स हैं, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बन गए बेसिकली आपके, और उनका जो प्रोडक्ट है वो प्राइम है। कहां पे होगा ये बताएं, क्या हो सकता है। बोलो भाई, 1 एंड 2, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर है ना। बिल्कुल सही बात है, 1 एंड 2 रागनी और विख्यात, तुम्हारा दोनों का बिल्कुल सही है। अच्छा, और भी तो हो सकता है, -1 एंड -2, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास प्राइम ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस हाफ है ये 1 हो जाए, और या फिर ये जो है -2 हो जाए। दो केस हो गए आपके पास अब, है ना, क्योंकि जब जैसे ये x प्लस हाफ लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस केस से 2 आ जाएगा, और इस केस से ये -1 आ जाएगा, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सिचुएशन हो गई हमारे पास। अब x माइनस हाफ अगर 1 है तो क्या रहा होगा सिचुएशन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे डिफाइंड होता है जरा सा सोच लो। तो इसका मतलब ये ऐसा रहा होगा, और यहां पे अगर हम ले तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफाइंड डेफिनेशन ऐसे ही होता है। तो अब यहां से आप x निकाल लें, तो x क्या आएगा यहां से, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 इज x, एंड <2 + हाफ यानी कि 5/2, और यहां से क्या आएगा, माइनस का 3/2, और यहां से -1 प्लस हाफ यानी कि -हाफ, भाई ये आएगा कि, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x हो गया वो कैसा हो गया, 3/2 5/2, और इधर से हो गया x बिलोंग्स टू -3/2 और -हाफ, ठीक। अब जरा यहां से देखो, यही यही चीज लिखी हुई है, इन दोनों का यूनियन। तो यानी कि ये हो गया आपका x1, एक हो गया x2,
एक हो गया x3 और एक हो गया x4। क्लियर है भाई? जब x1 x2 x3 x4 निकल आए तो अब आप जरा इसकी वैल्यू मुझे बता दो कितनी आने वाली है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, हाँ जी बिल्कुल सही है, 11 आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या दिया है आपको? एक px एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं। जब px को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 आता है, और अगर px को x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है 10 आता है। इफ rx इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x minus 1 into x minus 4, find the value of r of 2006। करिए जरा। चलिए देखो, ध्यान दो, कोई भी पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता था आपको? अगर आपको 9th क्लास का याद है तो कोई पॉलिनोमियल को अगर हम लिखते थे तो कैसे लिखते थे? जी क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ये क्या होता था? कोशेंट, है ना? और ये आपका होता था डिवाइजर, और ये होता था आपका डिविडेंड, और ये होता था रिमाइंडर। और रिमाइंडर की एक कंडीशन होती थी कि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो आपके डिवाइजर से कम होती है। भाई ये बात याद है कि नहीं है? ये बात क्लास 9th में सीखी थी आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, और 10th में भी थोड़ा सा किया था हमने, है ना? याद है ना? ठीक। तो इसका मतलब अब हमारे को जो पॉलिनोमियल है उसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल हम कैसा सा लिख सकते हैं? अपना पॉलिनोमियल लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ये तो हमारे हो गए डिवाइजर, और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको qx और प्लस आर एक्स। अब देखो डिवाइजर जो हमारा 2 डिग्री का है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये 2 डिग्री देगा। तो हमारा जो आर एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री का, ए एक्स प्लस बी। तो हमारा जो आर एक्स हो गया वो हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी। तो ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो आप लोग मुझे। अगर ऐसा हुआ तो अब अपनी कंडीशंस पे आते हैं। जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो आपने 9th में ये पढ़ा था कि अगर x माइनस 1 से डिवाइड करें तो हम क्या निकालते हैं? p ऑफ 1, है ना? ये पढ़ा था ना? तो इस केस में हम क्या करेंगे? p ऑफ 1 इज अच्छा x माइनस x, तो उसके बाद पूरे पॉलिनोमियल में हम क्या करते थे? x इज इक्वल टू 1 रख देते थे, तो उससे हमारा रिमाइंडर थ्योरम है बेसिकली, है ना? तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहती थी कि अगर x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे, जो बचता था वो रिमाइंडर आता था। तो अब x इज इक्वल टू 1 यहां पे रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो पूरा ही जीरो हो गया। अब आपके पास क्या आया? ए एक्स प्लस 1 बचा, जहां पे x की जगह आपने 1 रख दिया, तो a प्लस बी हो गया। और p ऑफ 1 की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है, ये 1 है। तो यानी कि 1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास a प्लस बी। ठीक है भाई, यहां तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद इसने कहा कि भाई x माइनस 4 से डिवाइड किया, तो पी एफ 4, अब x माइनस 4 से डिवाइड करें तो हम क्या निकालेंगे? p ऑफ 4 निकालेंगे। तो p ऑफ 4 यहां से रखेंगे तो ये फिर से जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो इसकी टेंशन खत्म। तो यहां पे क्या लिखेंगे? x की जगह हम 4 रख देंगे, तो 4a प्लस बी, और 4a p4 की वैल्यू इसने दे रखी है 10, यानी कि रिमाइंडर क्या था? 10 था। तो 10 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से 1 और 2 से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी -2। कर सकते हो, दो सिंपल है। तो अब आर एक्स क्या हो गया आपका? ए एक्स प्लस बी है। तो आर ऑफ आपको निकालना है 2006।
और a अब आपको पता चल गया है, और -2, तो आपका आंसर आ गया 6018 -2 यानी कि 6016। ये आपका आंसर। क्वेश्चन क्या दिया, एफ एक्स डिफाइन कर रखा है x+1 इंटू x+2 प्लस इंटू x+3 इंटू x+4 प्लस 5, और x के लिए जो वैल्यू फिक्स करके यानी कि डोमेन इसने फिक्स कर दिया -6 से 6 के बीच में है भाई, ये x दे दिया आपको, और कह रहा है कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन अगर आप निकालें तो वो अगर क्लोज इंटरवल ऑफ a और b आ जाए where a and b are natural numbers, then find the value of a plus b। जरा करिए थोड़ा सा, चलिए जी देखें। आपको ये दे रखा है फंक्शन, चलो देखो पहले तो एफ एक्स देख लो क्या है। एफ एक्स है आपके पास x+1, x+2, x+3, x+4 प्लस 5। अच्छा, जब भी एफ एक्स मिल रहा हो तो आप अगर कोशिश ये करें कि किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाए, है ना, कुछ पार्ट बन जाए, एटलीस्ट पूरा नहीं बन पा रहा तो कुछ पार्ट ही बन जाए, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ तो आइडिया मिल जाता है कि मिनिमम वैल्यू तो आपको मिल ही जाती है उस केस में, है ना। तो अब अच्छा एक चीज देखें जरा, इसको और अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलता है, x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है भाई। अच्छा, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, x² प्लस 5x प्लस 6, और ये क्या बचा 5। ठीक है भाई, क्लियर है। ओके, अब एक काम किया जाए, थोड़ी सी देर के लिए हम एक काम कर देते हैं, x² प्लस 5x इज इक्वल टू t रख लें हम, ठीक है। तो अगर हम इसको t रखेंगे तो इसकी जगह t आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा, तो जो हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, t+4 इंटू t+6 प्लस 5, तो यानी कि ये बन गया t² प्लस 10t प्लस 24 और प्लस 5 29। ये सी सिचुएशन आ गई आपकी। और अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगा t+5 का होल स्क्वायर, 25 आ जाएगा और यहां से 4। ठीक है, अब t की वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा x² प्लस 5x t की जगह और प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये बेसिकली आपका फंक्शन आ गया जी, ठीक है। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ना, 0 हो सकती है। तो अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 हो गया तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू एक्चुअली इसकी 4 आ गई, ठीक है। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू जो है 4 आ गई इसकी, पर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भैया ये मिनिमम, इसने एक और कहानी डाल रखी है आपके लिए, वो क्या है कि भैया ये ना x से -6 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये -6 और 6 के बीच में 0 होगा। पहले तो ये सोचो कि ये 0 होगा कि नहीं होगा, ये वाला फंक्शन। अच्छा, ये पार्ट 0 होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका d चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं d निकालूं, x² प्लस 5x प्लस 5, तो इसका d क्या आएगा, v² माइनस 4ac, यानी कि d इसका आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है जी। तो अब अगर इसका d ये आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब हाँ ये 0 तो होगा, है ना, d ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वाड्रेटिक 0 होगा।
तो ये भी कंफर्म हो गया भाई ये 0 हो रहा है, पर अब यह -6 और 6 के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको कैसे चेक करें? तो अगर मैं इसके रूट्स देखने की कोशिश करूं तो इसके रूट्स क्या आएंगे? रूट्स क्या आएंगे इसके रूट, है ना? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें तो -5 प्लस माइनस √5 भाई बी स्क्वायर -4 तो हम निकाल ही चुके /2। ठीक है भाई, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। अच्छा, -5 प्लस माइनस 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 2.23 आ जाएगा करीब करीब /2। ठीक, तो ऑब्वियसली अगर मैं पॉजिटिव लूं तो भी -5 प्लस 2 -3 से थोड़ा सा कम /2, तो यानी कि ये दोनों रूट्स लाई बिटवीन -6 एंड 6। तो इसका मतलब -6 और 6 के बीच में ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो अगर ये fx की वैल्यू 4 हो गई तो ये मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू रेंज क्या दे रखी है उसने आपको? रेंज दे रखी है a से b में। ठीक, तो रेंज अगर a से b दे रखी है तो ये वैल्यू निकल के आ गई जी आपकी a की। यहां तक बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो? अब ये हमें पता चल गया, तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पता ही है कैसा होता है ना, अपवर्ड मूविंग पैराबोला होता है, और ये अपवर्ड ही होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। तो आपको अगर मैं एक्स एक्सिस पे ये बना लूं तो हमारा कुछ ऐसा सा होगा, है ना? और यहां पे कहीं जो है -6 होगा, और यहां पे कहीं +6 होगा। इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी, और इसके बीच में कहीं ये 0 हो रहा होगा। अब सवाल ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो हम एक चीज और करें, क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू, अब हमें ये नहीं पता x इक्वल टू +6 पे इसकी मैक्सिमम होगी या कि -6 पे होगी। ठीक है, अब हमें ये भी सोचना है, यहाँ पे ये तो पता चल गया मिनिमम है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो या तो +6 पे होगी या -6 पे होगी। अच्छा, अब जरा और देख लें, यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a, वो है 5, -5 आएगी तो ये नेगेटिव है। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c/a, वो प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों रूट जो हैं कैसे होंगे? पॉजिटिव के नेगेटिव? कैसे होंगे भाई, जल्दी बताओ। दोनों ही नेगेटिव होंगे भाई, है ना? ठीक है, अब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब एक्चुअली में हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ ऐसा सा होना चाहिए भाई, दोनों ही रूट, एक तो ये -6 यहां पे है x की वैल्यू, ये x इज इक्वल टू 0 है, और कहीं यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस होगा, तो ये कुछ ऐसे से बन के निकला होगा और ये ऐसे बढ़ता चला गया होगा, है ना? क्योंकि नेगेटिव साइड में ही दोनों रूट आ गए इसके, ये, और तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? तो हमारी fx की वैल्यू क्या है? हमारा fx है x² प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर और +4। बस रख दो यहाँ पे, f(6) निकाल लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 36 प्लस 30 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 4, 9101, है ना? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 5045 आ जाएगा।
और ये वैल्यू किसकी हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई आपके पास। तो इसका मतलब a प्लस बी कितना हो गया 5045, और मिनिमम वैल्यू थी 4, तो 5049 आ गई आपका आंसर। क्वेश्चन ये है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 is not injective for values of x in the interval 0 to 1, then b lies in which interval? ये आपको जरा सोचना है, बताइए जरा। चलिए जी देखिए जरा, है ना, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, क्वाड्रेटिक है, ए इसका पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना, ये तो क्लियर है। अच्छा, अपवर्ड पैराबोला आपको पता ही है ऐसा होता है, ठीक। अब अपवर्ड पैराबोला के लिए भी आपको कंडीशन दे दी कि भैया एक्स जो है 0 और 1 के बीच में है। तो अगर मैं अपवर्ड पैराबोला बनाने की कोशिश करूं 0 और 1 के बीच में, तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है हमारे पास, है ना। तो एक तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई ये हो गई, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है ओरिजिन, और ये 1 है, ठीक है भाई। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई हमारा जो वर्टेक्स है यहाँ पे बीच में लाई कर जाए, ठीक। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि इसका जो वर्टेक्स है इससे पहले आया हो और ये फिर ऐसे हो जाए, है ना भाई, यहाँ पे कहीं वर्टेक्स आया होगा इसका और ये उसके बाद ये बढ़ता चला गया होगा। दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि भाई आपका जो वर्टेक्स है इधर तो आया ही नहीं हो, यहाँ पे आया हो, हमें तो नहीं पता इसके बीच में कहां पे आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वर्टेक्स जो है x इज इक्वल टू 0 पे ही आया हो और फिर उसके बाद बढ़ता चला गया हो। और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि इसका वर्टेक्स आया ही एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 पे हो, ठीक है, और फिर बढ़ता चला गया हो, ठीक। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 0 है, और ये 1 है। पहले तो ये बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं। तो हमें ये बोल दिया कि फंक्शन जो है नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव इज 1 1, है ना, याद करने को बोला था मैं ना, एक बार में एक इंजेक्शन लगता है, तो इसलिए कहा था इंजेक्टिव को इंजेक्शन से याद कर लो, और एक बार में एक ही लगता है, तो यानी कि 1 1, ठीक है। वो कह रहे ये 1 1 नहीं है, यानी कि ये मैनी 1 है। और मैनी 1 कैसे चेक होता था, अगर हम एक पैरेलल लाइन खींच दे एक्स से, तो वो उसको एक से ज्यादा जगहों पे कट कर दे, तो हमें पता चल जाता था कि भाई ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। ये बात याद है कि नहीं याद है, बोलो, ठीक है। अब आप देखो, इस इंटरवल के बीच में अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचूंगा तो क्या करेगी, ये एक ही जगह काट रही है ना, इस इंटरवल के बीच में, इधर तो जाके काट देगी, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही देखना है मुझे, ठीक है ना। तो 0 और 1 के बीच में, अच्छा वैसे भी एक और भी चीज बताई थी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो 1 1 होता है ना, या डिक्रीजिंग है तो 1 1 होता है। अब देखो ये फंक्शन 1 और इसके बीच में कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, तो ये नहीं हो सकता। यहां पे ये कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पे आया तो वर्टेक्स का बढ़ता ही चला गया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो ये तो हो ही नहीं सकते। और वैसे भी इन दोनों के इंटरवल के बीच में अब लाइनें डाल लो तो एक ही जगह तो काट रही है, हमें तो इसी इंटरवल में देखना है, दूसरी जगह तो काट नहीं रही, तो ये वैसे भी क्लियर है। और नहीं तो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग से तो क्लियर है ही है, ठीक है। तो अब बची ऑप्शन क्या, बस यही हो सकती है भैया, यही ऑप्शन बचा आपके पास कि ये जो है इसका जो वर्टेक्स है वो 0 और 1 के बीच में आया होगा। देखो, तो x जो है वो 1 और 0 के बीच में आया होगा। आपको यहां पे क्या दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, पर वो भी नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन और ये वाली कंडीशन ये वाली थी, ये भी हमने रिजेक्ट कर दी,
और ये वाली भी रिजेक्ट कर दी, तो इसका मतलब ये इक्वालिटी की भी कंडीशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब x जो है 0 और 1 के बीच में रहा होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल बेसिकली। तो अब अगर x 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पे वर्टेक्स की वैल्यू क्या रही होगी, क्योंकि वर्टेक्स की वैल्यू निकालोगे तभी पता चलेगा। अच्छा, वर्टेक्स की वैल्यू क्या होती है किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जरा बताना, जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा तुमने, हाँ, माइनस बी अपॉन 2a टाइप की चीज पढ़ी थी आपने। ये होता है वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स x के इस पॉइंट पे आता है। तो अगर वर्टेक्स यहां पे आता है तो माइनस बी अपॉन 2a यहां से क्या हुआ, ये a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू b है और c इज इक्वल टू 3 है ना। तो माइनस b अपॉन 2, और ये किसके बीच में होना चाहिए, तो माइनस b अपॉन 2 जो होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब b किसके बीच में होना चाहिए, है ना, ठीक है भाई। तो b बिलोंग्स टू -2, 0। तो अब आपने देखा ये ट्रिग्नोमेट्री, ये क्वाड्रेटिक, ये आपका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपका हर जगह आ जाएंगी, घूमते फिरते कहीं ना कहीं आई जाने वाली है आपके पास। जी, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है 2x² - x + 5 और 7x² + 2x + 10। यू हैव टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, मतलब 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, जो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि भाई क्या हो सकता है। चलिए जी, चलिए देखें, है ना, ये जो है इसका डी कैसा है बताओ, इसका डी, डी नेगेटिव है इसका, ठीक है, इसका भी डी नेगेटिव है, ठीक, दोनों का डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब रेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, है ना। ये पैराबोला है ना, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो इसकी, तो एफ एक्स की जो रेंज हो गई वो क्या होगी, आर प्लस ओवर आर प्लस टाइप की चीज हो गई, यानी कि आर प्लस हो गई। और कोडोमेन क्या दे रखा है, तो रेंज इसकी हो गई आर प्लस, और कोडोमेन तुम्हें क्या दे रखा है, आर। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज इनटू, ऑन टू तो है नहीं, ये याद है ना, भूल गए हो गए वैसे जहां तक है ना, ठीक है। अब ये इनटू हो गई। अब तुम्हें चेक करना है कि 1 1 है कि मैनी 1 है। अब 1 1 और मैनी 1 के लिए आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि भाई कहीं दो पॉइंट ऐसे तो नहीं आ रहे कि जहां पे ये फंक्शन जो है सेम ही वैल्यू दे रहा हो, ठीक है। तो अब ऐसा करने के लिए तो भाई कुछ बहुत ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें कि एक काम करें, बहुत ही सुंदर सी सबसे बढ़िया जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती है, जीरो पे होती है ना। तो इसका एफ ऑफ जीरो जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा एफ ऑफ जीरो, भाई ये 0 0 तो 5 और 10, ठीक, या 1/2। अब 5/10 या 1/2 की वैल्यू हमारी एफ ऑफ जीरो पे आ गई। तो एक काम और करें, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू, क्या करें, पूरे फंक्शन रख देते हैं यहाँ पे, 2x² - x + 5 और 7x² + 2x + 10। अब जरा सा इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा आपके पास, 7x² + 2x + 10 इज इक्वल टू 4x² - 2x + 10। तो 3x² + 4x, और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x 3x + 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4/3। अब जरा समझने वाली बात है, हमने क्या किया था, f इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाली थी और उस वैल्यू को फंक्शन के बराबर कर दिया था। तो वहां पे हमें दो वैल्यूज मिल गई। तो मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 तो हमें पता ही था, ये तो लिए ही थी हमने x इज इक्वल टू 0, पर हमें ये दिख गया कि अच्छा भैया
x इज इक्वल टू -4/3 पे भी फंक्शन यही दे रहा है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो ऐसी वैल्यूज मिल गई, यानी कि x इज इक्वल टू -4/3 एंड x इज इक्वल टू 2 पे जो है fx हमारा क्या दे रहा है, fx इज इक्वल टू 1/2 दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। ठीक, ठीक है भाई। आपको fx पीस वाइज फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0, mx माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ये। So if function is 1 1 then m must lie in the interval। अब आपको ये दे रखा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, तो फिर अगर ये 1 1 है तो m के लिए क्या कंडीशन होगी, ये आपको निकालना है। जरा सोचो 2 मिनट के लिए। हाँ जी, देखें जरा, पहले तो जरा x इज इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है ये देख लेते हैं हम। तो f x इज इक्वल टू 0 पे fx क्या है भाई, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, x लेस देन, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है -1 है। अच्छा जी, चलो ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये जो है -1 है, ये ओरिजिन है हमारा, तो ये -1 है, यहाँ पे बैठा हुआ है फंक्शन जब x इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अब जरा, अब x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, यानी कि ये पैराबोला होगा। ठीक, तो कोई भी पैराबोला कुछ ऐसा होता है, ठीक है जी, और ये जो है ये लाइन है, mx -1 एक लाइन है। अब लाइन कैसी कैसी हो सकती है भाई, ठीक, अब लाइन अगर लाइन सोचे तो अगर m अगर पॉजिटिव हो तो ये लाइन कैसी होगी, जैसे जैसे x बढ़ेगा, m भी पॉजिटिव है तो ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, होगा कि नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसी सी लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे फटाफट। और इसने कहा है फंक्शन इज 1 1, तो इसका मतलब यहां पे तो बहुत सारी लाइनें बना सकते हो जहां पे फंक्शन को दो जगह कट कर देगा, तो मतलब ये तो हो नहीं सकती लाइन, है ना, तो ये तो अपन को रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, अब दूसरा, ये हमारे थी m पॉजिटिव था, अब m अगर जीरो भी, अगर जीरो हो, तो अच्छा अगर यहाँ पे m जीरो हो जाए तो वैल्यू क्या आएगी, -1, यानी कि x बढ़ाते चले जाओ, y हमेशा क्या रहने वाला है, -1। तो यानी कि इस केस में आपकी जो लाइन आ रही होगी वो कुछ ऐसी आ रही होगी, है ना, होगी तो सीधी, मतलब ये तो मैंने डॉटेड तो आपको ऐसे बना दिया अलग से, लेकिन ये ऐसी ही बनती होगी। ठीक है भाई। अच्छा, ये लाइन तो ऑटोमेटिकली दिख रही है कि भाई ये तो है ही मैनी वन, तो ये भी मैनी वन हो गया, ये m इज इक्वल टू 0 के केस में भी मैनी वन है। अब बचा क्या, m लेस देन 0, बनाने की जरूरत है नहीं वैसे तो, बना लो तो m इज इक्वल टू -1 कुछ और तरीके से बन जाएगी आपकी भाई, हो सकता है कि वो कैसी बन जाए, इस तरीके की बन जाए कुछ। तो यहां पे जो है आपको कुछ, सिमरन बेटा पॉजिटिव केस इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि तुम यहाँ पे लाइन बना सकते थे ना भाई, 1 1 ऑन टू कैसे चेक, 1 1 कैसे और 1 1 मैनी वन कैसे करते, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचो और आपके फंक्शन को वो दो जगह पे काट दे या दो से ज्यादा जगह पे काट दे तो आपका फंक्शन मैनी वन होता। अब देख ले, यहाँ पे काट दिया इस लाइन ने और एक यहाँ पे काट दिया, हर केस में इतनी तो बहुत सारी लाइनें बन गई, आपको तो एक ही चाहिए थी एक्चुअली में, तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। आई बात, अब जब ये सिचुएशन होगी तो आप यहाँ पे लाइन नहीं बना पाओगे जो दोनों को काट दे, तो इसका मतलब m जो है लेस देन 0 हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया जी।
आपका ऑप्शन ये हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि फंक्शन R टू R पे डिफाइंड है और इस तरीके से है, अगेन पीस वाइज फंक्शन है, x प्लस m, पीस वाइज मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है ना, ऐसे किए थे हमने ना, fx इज इक्वल टू x प्लस m फॉर x लेस देन 1, 2mx माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, है ना। फंक्शन इज सर्जेक्टिव ऑन R, देन m मस्ट लाई इन द इंटरवल। अच्छा, सर्जेक्टिव याद होगा आपको ना, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता था, ऑन टू। जरा सोचें जरा सा इसको। हाँ जी, m क्या क्या हो सकता है, m ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, m जीरो हो सकता है, भाई देखो यहाँ पे जीरो भी इंक्लूडेड है ना, और या लेस देन जीरो हो सकता है। अच्छा चलो m इज इक्वल टू जीरो देख लें जरा। अगर m इज इक्वल टू जीरो होगा तो fx कैसा दिखेगा आपका, भाई x फॉर x ग्रेटर देन 1 और माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये x लेस देन 1 है, ठीक है, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो कैसा होगा भाई, जरा देखें। x ग्रेटर देन 1 के लिए माइनस 1 दे रहा है ना, तो यानी कि अगर x यहाँ पे है 1, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी आने वाली है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, और y इज इक्वल टू x है, तो ये 1 पे ये 1 होगा और उसके बाद ये कुछ ऐसा चलता चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल बनेगा, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। क्योंकि ऑन टू के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, और कोडोमेन आर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मिस हो जाए। और यहाँ पे इस ग्राफ से क्लियरली यहाँ से यहाँ के बीच में और इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, ये तो कई पॉइंट ऐसे होंगे जो उस रेंज में होंगे नहीं, क्योंकि ग्राफ ही नहीं है उसके बीच में। अगर ग्राफ नहीं है तो इसका मतलब ये केस नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया थी। अब लेस देन 1 के लिए सोचो जरा, अब लेस देन 1 के लिए अपना ग्राफ बनाओ पहले, m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 0 के लिए बनाऊंगा, यानी कि m नेगेटिव है आपका, इसके लिए ग्राफ बनाओ जरा। कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, आप m इज इक्वल टू माइनस 1 रख के ही बना लो ना, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। यहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट छूट ही जाएगा भाई, क्योंकि क्या होगा, 2m हो रहा है ना, -2m-1, तो कोई ना कोई पॉइंट आपके छूट ही जाएंगे यहाँ पे भी, तो ये केस भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, m इज पॉजिटिव। अब m अगर पॉजिटिव है तो आपके पास कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं, जरा ये सोचने की बात है भाई। तो अब जरा सोचो 2 मिनट और फिर बनाओ उसको, ग्राफ को कोशिश करो बनाने की। हाँ जी, अब देखो कुछ ऐसे ग्राफ आपके पास हो सकते हैं अगर m पॉजिटिव है, तो x प्लस m की लाइन तो हमेशा यहां से नीचे कोई चलने वाली है। अच्छा, 2mx माइनस 1 या तो इससे ऊपर हो सकता है, या इससे नीचे हो सकता है, या यहां से भी शुरू हो सकता है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, m की अलग अलग पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक। तो होगा क्या, ये तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच की कोई सारी वैल्यूज जो है वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन ये सेलेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ के बीच की वैल्यूज या तो ये दे रहा होगा या ये दे रहा होगा, ठीक है, और ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये केस हो सकता है, और आपके पास ये केस हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे कई सारी वैल्यूज होंगी, ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो m की जरा वैल्यू 2 रखना, तो ये कैसा दिखेगा आपका ग्राफ, m की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 4x माइनस 1,
ठीक है, ये चीज होगी 4x-1 और ये क्या हो जाएगी x+2। अब बताओ ये दोनों कोई ना कोई ऐसी वैल्यू बचेंगी ना जो इसमें कवर कर लेगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही आप कुछ और रख के देखो, m की वैल्यू 0.5 रख के देख लो, तब उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि ये 1-1, सॉरी ये ऑन टू कब हो सकता है, या तो ये चीज इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो यानी कि 2mx-1 शुड बी लेस देन इक्वल टू m+1। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी x की वैल्यू तो नहीं, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये 2m-1 शुड बी लेस देन इक्वल टू m+1। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये सिचुएशन आ गई। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, m शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, और m केस हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन 0। तो m क्या बन गया आपका, 0 से लेके 2 तक। क्वेश्चन ये है कि एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5 इज एन इनवर्टिबल मैपिंग, फाइंड द रेंज ऑफ ए। मतलब ए की किस रेंज के लिए ये जो फंक्शन है ये इनवर्टिबल होगा, सोचो जरा सा। हाँ जी, पहली बात तो इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है ना। और बाइजेक्टिव मतलब 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा, 1-1 ऑन टू कब होता है, व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये मेरा, यहां से मुझे पता चल जाता है कि मेरा फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा, ये क्यूबिक है भाई, क्यूबिक है, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होती है, आर ही होती है हमेशा। ये आपको बहुत पहले से बता दिया था मैंने, है ना। तो अगर ये इसकी रेंज आर है और इसका कोडोमेन भी आर है, तो भैया ये फंक्शन जो है ऑन टू तो हो ही गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। क्लियर है ना, आनी चाहिए मतलब अब तो। अब सोचे 1-1, अब सिचुएशन आई 1-1 की। 1-1 कैसे, 1-1 में क्या होता है आपको बताया था भाई, या तो आप लाइन खींच लो, या उसका जो dy/dx या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या dy/dx जो है लेस देन इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन बताई थी आपको, है ना। तो ये चीज, अब इसका dy/dx चेक कर लेते हैं क्या होगा। fx दे रखा है आपको, fx दे ही रखा है, तो f' यानी कि dy/dx। अच्छा, f प्राइम x ऐसे करके लिखे ना, तो इसका मतलब dy/dx ही होता है। चलो dy/dx से लिख देता हूँ, वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x a प्लस 2 प्लस 3a। भाई ये ठीक है, अभी ज्यादा आदत नहीं है ना तुम लोगों को dy/dx करने की। अब हमें सोचना है कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। अच्छा, इसका एक ऐसा है, पॉजिटिव है, और ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना। अपवर्ड पैराबोला होगा तो हमें ये देखना है कि अच्छा ये लेस देन इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो ये तो गया। अब आपके पास या तो ये ग्राफ इसका अगर बनाए तो या तो ये यूं ही होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, या फिर ये कहीं पे यहाँ पे टच कर रहा होगा। ये कौन सा हो गया, इस तरीके का केस हो गया। अब दोनों ही केसेस में क्या होता है,
डी कैसा होना चाहिए भाई, बताओ। डी शुड बी, इसका डी जो है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना। लेस देन में ये टच नहीं करेगा और इक्वल टू में ये यहाँ पे टच कर जाएगा। तो इसका डी निकाल लेते हैं। अब डी क्या आया इसका, डी आ जाएगा इसका 4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 एंड इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। ये 4 तो गया, हटाओ इसको, साइड करो। तो इसको ओपन कर लें, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस 9a लेस देन इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस 4 सॉरी माइनस 5a तो ये लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि ए की कंडीशन क्या आ गई आपके पास, a -1 a -4 less than equal to 0, so a belongs to 1 to 4। ये आपका आंसर आ गया भाई।